स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो हो रहा है आपको? स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है? और आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज आ रही है? जी आ रही है। अब देखिए, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? ये नहीं होता, फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है W/Q। इसके अलावा? के क्यू ओवर आर होता है ना? जी हाँ जी, के क्यू ओवर आर। और हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? के क्यू ओवर आर स्क्वेयर आ रहा है ना हमारा, क्योंकि सिर्फ क्यू नॉट कट हुआ है। तो पोटेंशियल में आर आता है और हमारा क्या आ रहा है? आर स्क्वेयर आ रहा है, यानी कि हमारा जी के क्यू, क्योंकि एक क्यू कट जाता है नीचे वाले से, डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो जी इसका फिर आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? क्योंकि पोटेंशियल जनरेटेड का बाय ये Q2। जी जनरेटेड बाय Q2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ज़ाहिर हो नहीं ना सकता, ये तो नहीं हो सकता। फिर ज़ाहिर यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय Q2। अब देखिए यहाँ पर अगर लेट्स सपोज पेपर में आ जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय Q2 और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे देते हैं, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ये कौन सा चार्ज एग्जर्ट कर रहा है? Q2 लगा रहा है। क्यों? क्योंकि Q1 आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिनोमिनेटर में आर आता है, और हमारे पास आर स्क्वेयर आ रहा है, तो इसलिए आपने इसकी तरफ गया ही नहीं है। अगर यहाँ पर लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो फिर बी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना था, सी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना था। फिर हमारा जो डिसाइडिंग क्या होना था? Q1 और Q2 डिसाइडिंग फैक्टर्स होने थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि Q1 तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो फिर पीछे क्या बचता है? Q2। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। देखिए कोलम्स लॉ जो है ना, ये जो कोलम साइंटिस्ट था उसने एनालॉजी यूज की थी बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ पहले आया है और कोलम्स लॉ आई थिंक बाद में आया, सही है ना? तो अब देखिए वहां पर जो ग्रेविटेशन लॉ है, वहां पर क्या हम यूज करते हैं? न्यूटन ने क्या यूज किया था? M1 और M2 यूज किया था। तो जो कॉलम था उसने कहा था कि हमने मैसेज के दरमियान तो हमने फोर्स पार्ट लिया, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जिसको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। तो जो कॉलम था वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कह रहा था कि सर जो कॉलम्स जी एक्सक्यूज मी सर, कॉलम्स लॉ को पहले डिफाइन तो कर दें। कॉलम्स लॉ वो डिफाइन करते हैं ना, पहले इसको पता हो चले कि आया कहाँ से है, कैसे है उसने कॉलम ने इसको निकाला। तो अब देखिए, पहले अब उसने स्टडी किया मैसेज के दरमियान रिलेशनशिप को। उसने कहा कि जो एक मैथ दूसरे मैथ को जो फोर्स लगाता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कूलम का ये ख्याल था कि जो Q1 है, जो चार्ज हमारा, और जो Q2 है,
ये भी क्या करेंगे, ये भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो कुछ केसेस में ये दूसरे को रिपेल कर रहे थे और कुछ केसेस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिली, और यहाँ पर उसकी तवक्कुआत के खिलाफ उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मिली और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी मिली। और आप ये भी जानते हैं कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यहाँ पर जो M1 और M2 है, ये भी पॉइंट मैसेज हैं। तो यहाँ पर भी उसने क्या लिया, पॉइंट चार्जेस ही लिया। अब ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल क्यों है, बाकी चार्जेस के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है। अब देखिए पॉइंट चार्ज ये है कि जब आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ पे खड़े होकर आपने देखना, ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर जब आप इस चार्ज को देखें तो ये आपको डॉट की तरह नजर आए, पॉइंट की तरह नजर आए। और जब आप यहाँ पे खड़े हो तो जब आप इस चार्ज को देखें तो ये चार्ज आपको क्या नजर आए, आपको पॉइंट की तरह नजर आए। तो इनको हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। अब देखिए जो पॉइंट चार्जेस वो बड़े भी हो सकते हैं। अब देखिए ये एक बड़ा चार्ज है, ठीक है, और एक ये बड़ा चार्ज है। अभी इन रियलिटी तो ये बड़े चार्जेस है ना, लेकिन इनमें इनके दिमाग जो डिस्टेंस मैं बहुत ज्यादा काटता हूँ, इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो जब मैंने दोनों के दिमाग जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दिया, तो यही जो बड़े चार्जेस हैं ये क्या बन जाएंगे, ये हमें पॉइंट की तरह नजर आएंगे, क्योंकि हम इनके दिमाग जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कर दिया। इट मीन्स पॉइंट चार्जेस बड़े भी हो सकते हैं और पॉइंट चार्जेस छोटे भी हो सकते हैं। क्लियर है कि कोलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, और पॉइंट चार्ज हमारे छोटे भी हो सकते हैं, पॉइंट चार्ज हमारे बड़े भी हो सकते हैं। तो जो बड़े चार्जेस उनको पॉइंट चार्ज कैसे बना सकते हैं, उनको दिमाग जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा कर दो, जब आप एक चार्ज पे खड़े होकर दूसरे चार्ज को देखें तो हमें वो क्या नजर आए, हमें पॉइंट के नजर आए। जब दूसरे पे खड़े होकर पहले को देखे तो वो हमें क्या नजर आए, पॉइंट चार, वो पॉइंट की तरह नजर आए। तो अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि जी ये जो पॉइंट चार्जेस है, क्या आप वो जब डिफाइन करेंगे कि जो पॉइंट चार्ज है वो बहुत ही उनके में जो डिस्टेंस है, उनका जो साइजेस है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आगे आएगी, वो फिर हम उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के पॉइंट चार्जेस ही के लिए एप्लीकेबल क्यों है, द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस है। यहाँ पे अगर हम पॉइंट का लफ्ज ना लगाएं, हम जस्ट ये लगा दें द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो कूलम्स लॉ आपका गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट का जो वर्ड है ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि ये चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है बल्कि पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल। और मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट चार्जेस के नाम से हमें क्या नजर आता है, पॉइंट यानी कि डॉट। लेकिन इन रियलिटी ये चार्जेस बड़े भी होते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। जैसे ये मैंने बड़े चार्ज की एग्जांपल दी और ये मैंने छोटी चार्ज ले लो। अगर आप ये जो छोटे चार्ज हैं इनको आपने पॉइंट चार्ज बनाना है तो डिस्टेंस आपको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इनके कंपैरिजन में आपको यहाँ पर डिस्टेंस कम ज्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे तो ये पॉइंट चार्जेस बन जाएंगे। यहाँ पे खड़े होकर देखें ये पॉइंट नजर आएगा, यहाँ पे खड़े होकर देखें ये पॉइंट नजर आएगा। क्योंकि ये बड़े चार्जेस हैं तो इनके डिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो हमने पढ़ते हैं ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप चार्जेस को बड़ा कर दें, इस सिचुएशन में ले आए या इस सिचुएशन में ले आए, तब ये जो सिचुएशन है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड की, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर स्क्वायर को आप क्या बोलते हैं, तो 1/, आर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरव्यू में कि हम डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर ही यूज क्यों करते हैं, आर यूज क्यों नहीं कर सकते, आर क्यूब यूज क्यों नहीं कर सकते, आर की पावर 4 यूज क्यों नहीं कर सकते, तो आपने ये आंसर करना है कि जो कूलम्स फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। लाइक वाइज जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और जो है ना इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये नेचुरल लॉ है, नेचर ने डिसाइड किया हुआ है। तो नेचर ने डिसाइड ही किया कि जब जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये डिराइव कहाँ से हुआ है, कैपलस लॉ से। कैपलस लॉ से हम ये डिराइव करते हैं कि जो फोर्स है हमारी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और 1/r स्क्वायर को आप क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है,
ये एक नेचुरल लॉ, ये नेचर ने डिसाइड की है कि जो फोर्स है वो हमेशा क्या होगी, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगी। तो यहाँ तक के क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ तक के क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें ठीक है। तो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन देम, इतना हमारा क्लियर हो गया। तंजीला क्या सर समझ इधर में हमने पॉइंट चार्जेस। जी मिशाल। ये पॉइंट चार्ज का सर पॉइंट चार्ज का थोड़ा सा बता दें पॉइंट चार्ज को। यानी कि पॉइंट चार्ज तो बहुत छोटा होता है, हम इसको कैसे बड़ा करेंगे? जो पॉइंट चार्जेस होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो ये बड़े हो जाते हैं पॉइंट चार्जेस। तंजीला ने पूछा है पॉइंट ना लगाने से क्या ये कैसे गलत होगा। चलें ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दो क्वेश्चन आगे, सारे आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर मैंने बता पूछा है कि ये जो पॉइंट चार्जेस है ना, पॉइंट चार्जेस तो बहुत छोटे होते हैं। जब नहीं, हम इन्हें देखते हैं तो ये वही मैंने पॉइंट आपको चार्जेस नहीं यानी कि नहीं, छोटे होते एक हैं, मिनट इनको एक मिनट, कैसे बड़ा बड़ा कैसे कर सकते हैं? वही मैं आपको बताया कि जब आप लफ्ज पढ़ते हैं ना पॉइंट, आपके माइंड में फौरन आता है कि ये बहुत ही छोटे चार्जेस हैं। तो मैंने वही आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट चार्जेस बहुत छोटे छोटे चार्जेस ही हों, बड़े चार्जेस भी पॉइंट चार्ज हो सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो बड़े चार्जेस हैं, ये मैंने मसलन एग्जांपल फॉर दी। एग्जांपल। अब ये Q1 है हमारा, ठीक है, समझा। और ये Q2 है। अब ये बड़े बड़े चार्जेस हैं, ये भी पॉइंट चार्ज बन सकते हैं। कैसे? जब आप इनके में जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा कर दें। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो जब आप यहाँ पे खड़े होकर Q1 को देखेंगे तो Q1 आपको पॉइंट का नजर आएगा। आप ये डिस्टेंस तब तक ज्यादा करते रहना सर जब तक जी। सर डिस्टेंस कैसे बढ़ाएंगे? ये पॉइंट तो मुझे नहीं समझ आया कि डिस्टेंस अच्छा, कैसे आप बढ़ाएंगे। चार्जेस से क्या मुराद ले रही हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज को है, ले रही हमारे हैं? पास चार्ज होता है। हाँ इलेक्ट्रॉन जी। प्रोटॉन ही ले रही हैं? हाँ, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन तो मूविंग पार्टिकल चार्जेस है, तो यही। चार्जेस ये नहीं है ना। आप कंघी है, जब आप कंघी करते हैं तो आपका जो ब्रश है उस हम्म। पर चार्ज आ जाता है। और तो देखिए, चार्जेस के आपने इंड्यूस करने के आपने तीन मेथड पढ़े हैं। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि जो कोलम्ब है उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पर रख दिया और जो प्रोटॉन को निकाल के उसने यहाँ पर रख दिया। इट इज इम्पॉसिबल। आप प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते और इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर नहीं रख सकते। अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो फौरन इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चले जाना। ये नहीं होगा कि आप अपने हाथों में इलेक्ट्रॉन को पकड़ लें, आप बोलो कि चल इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बैठ है, और प्रोटॉन को बोले चल तो प्रोटॉन यहाँ पे बैठ है। इन दोनों को उसने रेस्ट पे खड़ा कर दिया, फिर इनकी मैंने फोर्स को स्टडी किया। ये नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने मैक्रोस्कोपिक चार्जेस ही को फिर लिया। मैक्रोस्कोपिक चार्जेस को लिया, यानी कि दो बॉडीज ली, कंडक्टर ले लें, तो उसने उनको चार्ज किया। चार्ज करने के तीन मेथड है। आपने पढ़ा था रबिंग, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। दूसरा मेथड क्या बोलता है, हम्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और एक है कंडक्शन। ये तीन मेथड से आप क्या करते हैं, बॉडीज को आप चार्ज कर सकते हैं। पहले बॉडीज अगर न्यूट्रल है ना तो आप बॉडीज को चार्ज कर सकती हैं। किसको किसी से रेशम के ऊपर ऐसा रब करें, इस पर चार्ज आ जाएगा, इसको रब करें, इस पर चार्ज आ जाएगा। या अगर ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन से कर, या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से कर लें या कंडक्शन से कर लें। इंडक्शन का मतलब क्या है कि आपने इन दोनों को टच नहीं होने देना। कि अगर लेट्स सपोज इस पर पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इस पर सारा न्यूट्रल है। इसमें जब न्यूट्रल होगा तो इसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, तो एज अ होल ये न्यूट्रल है। तो जब आप इसके करीब लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, सर आपने बताया एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में ना हमने टच नहीं होने देना, इन टच नहीं होने चार्जेस को देना। टच नहीं होने देना हाँ आपस जी, में। चार्जेस को टच नहीं होने देना। जो बॉडीज है ना, यानी कि हमारे पास जो दो माइक्रोस्कोपिक चार्जेस हैं, बॉडीज हैं, उनको आपस में टच नहीं होने देना। हाँ जी, और कंडक्शन में आप दोनों को टच कर देते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि चार्ज, हम किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते। वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जी सारे आप क्या बोल रही थी? सर मैं ये पूछ रही थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में अभी आपने बताया है कि चार्जेस जो है वो तीन तरह से प्रोड्यूस हो सकते हैं, रबिंग से, प्रोड्यूस नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोड्यूस नहीं, इंडक्शन।
हम चार्ज एक बॉडी पर चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं, चार्ज ला हाँ, सकते हैं, इंड्यूस प्रोड्यूस नहीं यानी कर कि सकते। चार्ज ला सकते हैं। रबिंग है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आपने बताया दो कि चार बॉडीज जो को आपने करीब यानी कि लाना है। चार्जेस है उनको टच, हाँ उनको टच नहीं होने देना। तो क्या और होगा, कंडक्शन एक में साइड जो है पे, ना, चार्जेस दोनों। हाँ जी, हम्म। ऐसे ही है। और कंडक्शन दोनों बॉडी को टच कर देना है। तो वो फिर आगे हम ये मेथड पढ़ेंगे कि हम बॉडीज को चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर। तो फिलहाल आप बस इतना रखें कि ठीक है। के कॉलम ने क्या किया, उसने माइक्रोस्कोप चार्जेस लिया, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक चार्जेस तो नामुमकिन है ना। तो अब मैंने आपको बताया कि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर नहीं रख सकते, आप प्रोटॉन को निकाल के बाहर नहीं रख सकते। तब ज़ाहिर उसने क्या किया, उसने माइक्रोस्कोपिक चार्जेस ही को लिया। उसने क्या किया, दो बॉडीज उनको चार्ज किया और उनको फिर दो दूर रख दिया। इतना दूर रख दिया कि दोनों एक दूसरे को पॉइंट की तरह वो नजर आने लग गया, ठीक है। जब वो एक दूसरे को पॉइंट की तरह नजर आने लग गया है, तब उसने फिर ये रिलेशनशिप देखा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये दूसरा सवाल तंजीला ने पूछा है कि पॉइंट चार्ज ही हम क्यों ले सकते हैं, दूसरे चार्जेस हम क्यों नहीं ले सकते। अब उसका आंसर ये है कि देखिए, आप जानते हैं कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होती हैं, प्रोटॉन्स होती हैं, ठीक है। और इसके, अब यहाँ मैंने सिर्फ एक शेल शो किया है, इसके अंदर काफी शेल्स हो सकते हैं, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए ये चार्जेस बड़े हैं, ये मैंने अभी इनको पॉइंट चार्ज मैंने नहीं लिया, तो ये बड़े चार्जेस हैं, इनके मान डिस्टेंस मैंने कम ही रखा है। तो अगर आप इनके मान डिस्टेंस कम रखें तो तब क्या होगा। अब देखिए तब क्या होगा कि ये जो फोर्स है, एक न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगाएगा और ये न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगाएगा। यानी कि इसके प्रोटॉन्स इस पे फोर्स लगाएंगे और इसके प्रोटॉन्स इस पे फोर्स लगाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, इसके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे और इसके प्रोटॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएंगे, दो चीजें। नंबर थ्री, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं तीन फोर्सेस इकट्ठी हो गई हैं। पहली कौन सी, प्रोटॉन टू प्रोटॉन। दूसरी कौन सी, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टू और इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। तो तीन फोर्सेस यहाँ सर पर। ये इलेक्ट्रॉन्स जी, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल क्यों करते हैं और प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स को क्यों रिपेल करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कि अब ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स क्यों लगाता है। तो वो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं फिर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो आपने पढ़ा है, जो सिमिलर चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, पॉइंट चार्ज का, रेडियली आउटवर्ड। तो एक दूसरा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडली आउटवर्ड होगा। तो ये फिर लाइंस क्या आउटवर्ड। करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ऐसे ऐसे। हम्म। या आपने एफएससी की बुक पे यहाँ पे ये शक्कर डायग्राम देखी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर फील्ड फ्री रीजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं होती, सारी यहाँ पर क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है ऐसे। तो यानी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स क्यों लगाता है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। या हर चार्ज का जी। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपलसरी है, जहां पे चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फिर जाहिर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट वो फिर उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसको हमने पढ़ा भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि एक चार्ज। ऐसा जी, सर, हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होता है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट होती अगर है। इलेक्ट्रॉन्स है तो अगर उनका छोटा सबका एक चार्ज है, जैसा होगा या डिफरेंट होगा? हम्म। मैग्नीट्यूड उसकी डिफरेंट होगी। हर एक जो पॉजिटिव चार्ज होगा हर एक का रेडियली आउटवर्ड ही होगा, ठीक है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट होगा। अगर छोटा चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होगा, अगर जो बड़ा चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी बस। और जो नेगेटिव चार्ज है उसका रेडियली इनवर्ड होगा। सर नेगेटिव का तो इरेडली इनवर्ड होता है और पॉजिटिव का इरेडली आउटवर्ड नहीं होता? हाँ वही बता रहा हूँ ना।
हाँ ये बताया मैंने। हाँ जी ठीक है सर। अब देखिए अगर हम पॉइंट चार्जेस ना लें तो आप देखिए ये तीन फोर्सेस अराइज होती हैं। तो जो कॉलम था वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी करना चाहता था। लाइक वाइज जिस तरह न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी किया था, वो बाकी फोर्सेस को स्टडी नहीं करना चाहता था। अब देखिए जब ये एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब ज़ाहिर है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो फिर ज़ाहिर है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। तो वो एक दूसरे पर इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन में एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा पाएंगे। इस एटम का जो प्रोटॉन्स है इस एटम के प्रोटॉन्स पर फोर्स नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ये इसकी जो रेंज होती है वो इनफानाइट होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज भी इनफानाइट होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज भी इनफानाइट होती है। तो अब देखें इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो रेंज है वो इनफानाइट है, और ये फोर्स हमेशा क्या लगती है? सेंटर के अलोंग लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंट फोर्सेस नजर आएंगी। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंटर को सेंटर हो, यहाँ पर जहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वहां पर फोर्सेस आपको नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर प्रोटॉन। जी। सर अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी जो रेंज है इनफाइनाइट होती है, जी और एक दूसरी कौन सी फोर्स बताई है? मैंने तो कोई नहीं बताई। इलेक्ट्रोस नहीं है, ग्रेविटेशनल अभी फोर्स। दो फोर्सेस के नाम बताए हैं। जी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स। जी। तो सर इनकी इनफाइनाइट क्यों होती है? ये आप सवाल है ना कर सकते हैं इनफानाइट क्यों होती है। तो इनकी रेंज बाय नेचर ही इनफानाइट होती है। अब देख लें कि ठीक है। यूनिवर्स जो हमारी है वो उसका साइज क्या है, हर रोज वो एक्सपेंड कर रही है। अगर हमारी जो ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज इनफानाइट ना होती तो फिर तो जो सारे जो बॉडीज हैं उन्होंने क्या करना था, उसने वो क्योंकि साथ जो बॉडी है, कोई जो भी हमारे बॉडी है ना वो किसी न किसी के वो गिर्द घूम रहा है। वो क्यों घूम रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज इनफानाइट ना होती तो सब ने अपनी मर्जी से घूमना था। क्लियर है? जी ठीक है सर। जी। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रेविटेशन, यहाँ पर जब चार्जेस को बहुत दूर कर देती है ना तो जो बाकी फोर्सेस होती हैं वो बहुत वो ज़्यादा वो कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जब डिस्टेंस कम होता है तब वो फोर्सेस क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती हैं। हमने डिस्टेंस इतना ज़्यादा कर दिया कि वो फोर्स वो डीएक्टिवेट हो जाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योरली कौन सी फोर्स हो जाए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हो जाए, जो एक एटम दूसरे एटम पर फोर्स लगा रहा है, जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इसकी नेचर क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अलोंग द स्ट्रेट लाइन अलोंग द सेंटर लगती है। इसलिए इसको आप कोलम फोर्स को आपने पढ़ा होगा, ये सेंट्रल फोर्स होती है। ये सिर्फ अलोंग द सेंटर लगती है, किसी और डायरेक्शन में ये फोर्स नहीं लगती। ये नहीं होगा कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे, नो। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, नो। ये अलोंग द वो सेंटर ही एक्ट करेगी। ये इसकी नेचर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम फोर्स। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल फोर्स। क्लियर है? सर मुझे ना इसकी नहीं समझ आई है, आपने जो अभी पॉइंट बताया है। जी क्या नहीं समझ आई? ये जो आपने बताया है स्ट्रेट लाइन में जो है ये अलोंग द फोर्स सेंटर एक्ट लगती है करती है। इलेक्ट्रिक अलोंग द सेंटर, मुझे नहीं इसकी पॉइंट समझ नहीं आई। वही मैं कह रहा हूँ कि जब पॉइंट चार्ज होगा ना वो सिर्फ इसका जो सेंटर होगा ना, ये जो पॉइंट चार्ज है इसके सेंटर पे जाकर फोर्स लगाएगा। सेंटर के अलावा किसी और डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये यानी ऐसा क्यों कहता है? ये उसकी नेचर है ना, कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर है कि वो जब वो एक पॉइंट चार्ज है वो दूसरे पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे फोर्स लगाएगा। सेंटर के अलावा फोर्स नहीं लगाएगा। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए हैं कि इसलिए उसने कोलम फोर्स का क्या नाम दे दिया? सेंट्रल फोर्स का नाम दे दिया। यानी कि कुछ हमारे पास रिजल्ट ऐसे होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होती हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो फोर्स है वो 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि जी फोर्स 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही क्यों होती है, आप बता। उसका ये आंसर है कि जो, क्योंकि ये नेचर में ही है। तो यही ये बात है नेचर में ना। ही ऐसा होता हर है। नेचर, हर जो नेचर है ना उसने हर एक फोर्स को मतलब उसने वो मतलब है वो हर एक की फोर्स ने की नेचर डिफरेंट होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने अट्रैक्ट करना है। तो आप ये क्यों पूछते हैं? फिर आप यहाँ पे पूछना चाहिए कि अट्रैक्ट ही क्यों करते रहे, पहले क्यों नहीं कर सकती? यानी कि हर डे फोर्सेस की क्या होती है? नेचर होती है।
ठीक है। जी। यानी कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम क्यों का वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचर ने हमें डिसाइड करके दे दिया है, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, वहां पर आप क्यों का वर्ड यूज नहीं कर सकते। कुछ जगह हैं जहां पर हम क्यों का वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ये बताया कि एक फोर्स, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स कैसे लगाता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस तरह लगाता है। यानी कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आप क्यों का वर्ड यूज कर सकती हैं, और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर क्यों मन है, क्योंकि उसका आंसर नेचर है। क्लियर है। जी। अब देखिए ये जो आप, एक और क्वेश्चन आपका आ गया कि ये के कैसे आया है। भाई उसकी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए हैं, ठीक है। अब ना ये जो रिलेशनशिप आता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस पे मैंने यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी मैंने इस पे लेक्चर बनाया हुआ है 20-25 मिनट का। तो ये मैं आपको अभी इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यों आया है। ये आप वो लेक्चर देखेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो तब आपके उस पे सर सवाल का, ये तो के की वैल्यूज है ना। तो यहाँ पे आपका वन क्यों ओवर फोर बनता वाई था, एप्सल, ये तो के की हमारे पास वैल्यूज है। यहाँ पर आपका क्यों बनता है हाँ कि, तो वही मैं पूछ रही हूँ, तो तो ये आपको क्यों ऐसा सवाल, ये क्यों सवाल का जवाब आपको वीडियो में होता है मिलेगा, कि जो उसका लिंक मैं आपको सेंड वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन। जी ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन कि के तो ये, हमारे पास कांस्टेंट है। जी इस कांस्टेंट का नाम जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होता है इस कूलम्स कांस्टेंट कांस्टेंट। का नाम। जी कॉलम्स कांस्टेंट होते हैं। ये दोनों सवालों के जवाब जो सर है ना, ये ये आपको मैं वीडियो लेक्चर सेंड करूंगा कि मैंने इस कहीं पढ़ा फार्मूले था, में, मैंने कहीं एक पढ़ा मिनट, था कि एक मिनट, इस फार्मूले में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर क्यों आता है, ठीक है। और दूसरी जी। बात कि 1/4 पे एप्सिलॉन क्यों आता है, ये आपको सवालों के जवाब जो है ना, ये आपको मैं 2 वीडियो भेजूंगा। तो जिसने पूरी वीडियो सुन ली तो उसका क्या वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जिसने स्किप कर करके देखी फिर उसको नहीं होंगे, ठीक है। जी पूछिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि हमारे पास, अब मैं क्वेश्चन भूल गई मैं। जी, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि कॉलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ना एक दूसरे से किस तरह से यानी कि रिलेट करते हैं। जी न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है, ये सारा न्यूटन्स कुछ थर्ड आगे लॉ आएगा था ना, हाँ। ये आगे आएगा। ठीक है। अभी ठीक है। हाँ अभी आप ना, कैसे कहते हैं, अभी जिस बात को कंट्रोल में रखें। तो यहाँ तक क्वेश्चन है इस जहाँ जितना हमने पढ़े से रिलेटेड। नहीं यहाँ तक नहीं हाँ है। ये एक बात मैं भूल गया बताना। देखिए ये काफी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, F21 क्या होता है, ये आपका एमसीक्यू भी आता है, और F12 क्या होता है। जी। अब देखिए ये जो स्टार्टिंग है ना, ये एफ आपने टू बस वन। देखना है। स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, इसका मतलब जो चार्ज 1 है ना, वो चार्ज ट्यूब पे फोर्स लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं F21। और ये यहाँ पर 2 आ रहा है पहले, इसका मतलब जो सेकंड चार्ज है Q2, वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है। जो चार्ज Q2 है ना ये वाला, ये जो चार्ज Q1 पे ओ, फोर्स लगाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, F21 बोलेंगे। एफ F12 सॉरी। और ये जो Q1 है, ये जो Q2 पे फोर्स लगाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, F21 बोलेंगे। तो ये चीज आपने याद है, ये एमसीक्यू में आता है कि और एफ ये वन नेगेटिव साइन इसलिए आया है कि नेगेटिव साइन इनकी डायरेक्शन की वजह से आया है। जी आप देखें, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो फोर्स होती है ये सेंट्रल फोर्स होती है। तो अगर Q1 जो है हम्म। वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है Q2 पे, यानी कि ये हमारी F21 है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन हम्म। थर्ड लॉ, कि अगर ये जो Q1 है Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो जो Q2 है वो भी ज़रा इस पे फोर्स वो लगाएगा। Q1 पे लगाएगा। हाँ, ये कौन से फोर्स लगाएगा, F12। अब देखिए F21 की डायरेक्शन वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, और F12 की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो अब नेगेटिव आपसे साइन है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू -F12 क्यों है, तो इसका रीजन है न्यूटन थर्ड लॉ। अब देखिए अगर आपने ये जवाब एक्शन और देते हैं, रिएक्शन एंड न्यूटन मतलब कि एक्शन और रिएक्शन का हो रहा है ना यहाँ पे। एक्शन और रिएक्शन यानी कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों। हाँ जी। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि एक है 5 कूलम चार्ज और एक है 2 कूलम चार्ज, तो दोनों में से ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा।
5 कॉलम लगाएगा या 2 कॉलम लगाएगा? सर 5 कॉलम लगाए। शाबाश सादिया, आप? नहीं पता। तुक्का मारे ना? नहीं, तुक्का मारना गुनाह है? मेरे ख्याल में जो है ना, 2 वाला जो है वो लगाएगा। अच्छा, आप टोटली अपोजिट चले गए। राबिया? 5 वाला। वैसे मैग्नीट्यूड जी सादिया? सर नहीं पता, मुझे नहीं पता इसका। चलिए ठीक है। सानिया? सानिया क्लास में आई थिंक नहीं है। तंजीला? सानिया ने चैट पे 5 बोला वाला है। लगाएगा। दोनों सेम फोर्सेस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। जितनी फोर्स 5 कूलम चार्ज लगाएगा उतनी ही फोर्स 2 कूलम चार्ज ही लगाएगा। और ये आपका लेकिन ऐसा क्यों पब्लिक होगा? सर्विस कमीशन का क्वेश्चन भी है। बता नहीं दिया न्यूटन थर्ड लॉ कि कूलम्स फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है। जितनी 5 कूलम चार्ज फोर्स लगाएगा ना 2 कॉलम पे, तो 2 कॉलम फोर्स उतनी ही चार्ज लगाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अर्थ और आपकी, अगर आप नीचे गिर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, ये एक जी। मैस है और ये अर्थ है। आप देखें अर्थ का कितनी बड़ी है। तो जितनी अर्थ आप पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उतनी ही फोर्स आप भी लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा। आप भी उतनी फोर्स से जमीन को ऊपर की तरफ खींचते हैं। जितनी फोर्स से आप जमीन आपको खींचती है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप भी जमीन पर उतनी ही फोर्स लगाकर उसको ऊपर खींचेंगे। लेकिन आप नीचे आ जाते हैं, जमीन ऊपर नहीं आती। उसकी रीजन ये है कि जमीन का मैस बहुत बड़ा है। तो जितनी फोर्स जमीन आप पे लगा रही है ना, वो फोर्स तो एनफ है ना आपको नीचे लाने के लिए। लेकिन चूंकि जमीन का मैस बहुत ज्यादा है, तो जितनी फोर्स आप लगा रहे हैं काउंटर में, वो उतनी फोर्स काफी नहीं है कि वो जमीन को ऊपर खींच सके। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें ना, तो जमीन भी थोड़ा सा ऊपर उठती है। लेकिन जाहिर है क्योंकि उसका मैस बहुत बहुत बड़ा है, तो इसलिए फिर हम नीचे आते हैं, जमीन हमारी ऊपर नहीं आती। क्लियर है? ठीक है सर, यहाँ पे इनर्शिया का भी कोई है इसके साथ कोई रिलेशन? नहीं, चार्जेस तो बहुत स्मॉल है ना कि मैग्नीट्यूड, यहाँ पर तो इनर्शिया नहीं आएगा। वो मैस के साथ वो लिंक होता है, इनर्शिया चार्ज के साथ नहीं होता। नहीं, जो आपने अभी अर्थ की एग्जांपल दी है जी उसमें तो हम कर सकते हैं ना। हाँ, फोर्स हम लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का जो है वो सेम यहाँ फोर्सेस पर न्यूटन लगाएंगे थर्ड लॉ बस लग रहा है इनकी। ना। न्यूटन थर्ड लॉ यही हाँ, कहता है इनकी ना कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जितना आप थप्पड़ मारोगे किसी को, बदले में आपको उतनी हम्म। थप्पड़ पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप थप्पड़ ज्यादा जोर से मारो और वो दूसरा आपको थप्पड़ कम जोर से मारे। जितनी शिद्दत आपके थप्पड़ में होगी, उतनी शिद्दत वो उसके आपको पड़ने वाले थप्पड़ में होगी। तो यानी कि ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमारी डेली लाइफ में भी है। जितना आप मीठे होंगे उतना अगला भी मीठा हो जाएगा, जितने आप कड़वे होंगे उतना अगला भी कड़वा हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। तो यानी कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चन आया। अब देखिए, एक 5 कॉलम चार्ज है अगेन, और एक है -2 कॉलम चार्ज। तो दोनों में अब यहाँ पर कौन से ज्यादा फोर्स लगाएगा, 5 कॉलम या -2 कॉलम? दोनों में कौन फोर्स ज्यादा लगाएगा? 5 वाला, इन दोनों इक्वली लगाएंगे, अभी ये तो आपने दोनों इक्वल बताया है दोनों लगाएंगे, हाँ इक्वल। जी, दोनों इक्वल लगाएंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ को ये फॉलो न्यूटन करते हैं। थर्ड लॉ। हाँ जी, मैग्नीट्यूड सेम होगा फोर्स का, लेकिन इन बस डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी। डायरेक्शन हाँ जी, अपोजिट ऑपोजिट हो होगी। जाएगी। अब देखिए, ये रिलेशनशिप आपको न्यूटन थर्ड लॉ बता रहा है ना, कि यहाँ पर आपको देखिए वो कह रहा है कि जो क्यों, यहाँ पर उसने स्पेसिफाई नहीं किया। उसने ये नहीं बोला कि जी F1 बड़ा होगा या F2 छोटा होगा तब फोर्स इक्वल होगा। उसने जनरल बात की। उसने बोला है कि जो Q1 चार्ज है, वो हमारा पहला चार्ज है, वो जो दूसरे फोर्स पर जो चार्ज उस पर जो फोर्स लगाएगा, ये इसका प्रूफ है। जो मैंने आपको बात बोली है ना, जिसका प्रूफ है ये रिलेशनशिप है। कि वो कह रहा है कि जो पहला चार्ज उसने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि जी चार्ज ज्यादा होगा तब वो, या चार्ज दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होगी तब आपने ये अप्लाई करना। नहीं, उसने बोला है कि जो फर्स्ट चार्ज है दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल होगी एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगी।
जो चार्ज Q चार्ज 1 पे फोर्स लगाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर है। तो K की जब हमने वो SI यूनिट हमने यूज की है, तो K की वैल्यू क्या आती है? 9 × 10⁹ लेकिन अगर आप यूनिट यूज कर रहे हैं, अगर आप CGS सिस्टम यूज कर लें, तो फिर K की वैल्यू ये नहीं आएगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आप FPS सिस्टम यूज कर लें, तब K की वैल्यू कोई और आएगी। क्लियर है? ये ऐसा सिस्टम है नहीं, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और E0 हमारा क्या होता है? परमिटिविटी कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻, दिस वन -12। ये आपको जुबानी याद भी होनी चाहिए, ये पेपर में डायरेक्ट आपको यूनिट्स भी पूछ सकता है। अब लेक्चर में सिर्फ रह गए 2 मिनट्स, तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर डाइलेक्ट्रिक। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो सेकंड ईयर है ना, यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं। तो इसकी टोटल 126 पेजेस, और आज आपने सिर्फ 8 पेजेस पढ़े हैं 2 सेशन में। तो आपने स्पीड से घबराना नहीं, आपने ये नहीं कहना कि जी हमारा फर्स्ट चैप्टर है और अभी तक हम जी 8 लेक्चर हो गए, अभी आपने सिर्फ 15 पेजेस पढ़े हैं, 20 पेजेस पढ़े हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था सेकंड में हमारा टाइम ज्यादा लगना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजें छुपी हुई हैं। तो अगर आपने जल्दी की तो फिर मैं भी जल्दी कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने जल्दी की फिर आपकी बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है? तो नहीं अगर सर, आप आराम से पढ़ाएं हमें, ना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ जल्दी जी, भागने का क्या फायदा होगा फिर, हाँ जी, वही ना, हमारे जब अंदर एक कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ। हमारे अंदर एक होती है भागम भाग। हम कहते हैं बस सिलेबस को खत्म करें। हम ये नहीं कहते कि हम सिलेबस को डीपली खत्म करें। जरा जब हम डीपली चीजों को करेंगे फिर टाइम तो लगेगा चीजों में। हाँ बिल्कुल। और सर, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हमें मिल सकती है? मिल सकती नहीं, मिलेगी। ठीक है, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, ग्रुप में शेयर, आपको सारा कुछ ग्रुप में मिलेगा। और सर, मैंने फर्स्ट फर्स्ट ईयर की नहीं की, बिल्कुल भी कोई लेक्चर नहीं लिया। उसके ना मुझे उसके भी वो चाहिए होंगे। वो ना एक कल कल या परसों ना आपको पूरी फर्स्ट ईयर में सेंड कर दूंगा। तो वो फिर आप अपनी जी मसरूफियात के थैंक यू हिसाब से सर। आप ना उसकी रिकॉर्डिंग और असाइनमेंट्स वगैरह वो करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। किसी और का कोई क्वेश्चन पूछ लें, विद इन 30 लेस देन 30 सेकंड आ गए हैं।